Good morning students. Today we are going to discuss chapter number 11, name, motion and measurement. इस चैप्टर में हम मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ, वेट, एरिया, वैल्यू, इवन टेम्परेचर। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम एरिया पता लगा सकते हैं, लेंथ पता लगा सकते हैं, हाइट पता लगा सकते हैं, टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। जिस तरीके से पता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। अब आप लोग ये समझिए, जैसे आप लोगों को एक लाइन ड्रा कर दी गई और मान लो ये लाइन मैंने ड्रा कर दिया और मैंने आपसे कहा इसकी मेजरमेंट क्या होगी। तो आप पहले ये देखो कि ये है क्या। आपको पता चला कि लंबी लाइन, और लंबी लाइन के लिए आप स्केल अपनी उठाओगे और स्केल से इसको मेजर कर लोगे, ठीक ना। वो आपकी आ जाएगी कुछ सेंटीमीटर में, वो आ जाएगी। मान लो ये आ गई 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 70 सेंटीमीटर इसकी मेजर हो गई। तो आपने जो तरीका अपनाया नापने का, इसी को कहेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द प्रोसेस। मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है आप फाइंडिंग, पता लगाने का। क्या चीज? इसकी लेंथ कितनी है, और क्या चीज? वेट कितना है, एरिया कितना है, मतलब जितनी भी चीजें शामिल हैं आप सबको पता लगा सकते हो। किस तरीके से? मेजरमेंट के तरीके से। ओके। अब देखिए, जैसे मान लो मेजरमेंट में हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है। जैसे ये जो हम कहें ना, हमको लेंथ पता लगानी है, हमको ब्रेथ पता लगानी है, ठीक है, हमको वॉल्यूम पता लगाना, हमको स्पीड पता लगानी है। तो जैसे इन्हीं सब को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से नापेंगे। अब कोई वेट हमको पता लगाना है तो हम उसको तौलेंगे, ना कि नापेंगे, है ना। कोई चीज़ हमको नापनी है तो उसको तौलेंगे नहीं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये बताती हैं कि कौन सी यूनिट को किस रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, लेंथ कैसे नापेंगे, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम से ये बात चली आ रही है कि लेंथ को कैसे नापा जाए। तो आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। और ये देखिए, कभी आप इस तरीके से नापते हैं, इसको हैंड स्पैन कहते हैं, ऐसे करके, कभी क्यूबिट करके ये पूरा नापते हैं किसी चीज को, फैथम पूरा हाथ फैला देते हैं, है ना। तो ये सब एंशिएंट टाइम में नापने के तरीके थे, जब मीटर के बारे में कोई नहीं जानता था, सेंटीमीटर के बारे में कोई नहीं जानता था। तो ऐसे ही नापा जाता था, इस तरीके से मेजर किया जाता था। लेकिन जब सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, मीटर के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में, तो हमको नापने में बहुत आसानी हो गई। तो ये जो मीटर और सेंटीमीटर हैं, इसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। जैसे अब हमको लेंथ पता लगानी है, अब लेंथ को किस में नापें? मीटर में नापें। तो ये मीटर कहलाएगी इसकी एसआई यूनिट, यानी स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। जैसे हमको किसी का मास पता लगाना है तो इसको हम नापेंगे किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम इसकी हो जाएगी एसआई यूनिट। ओके। इस तरीके से सबकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अब बाकी आप रिलेशन तो जानते ही होंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इससे आप सारी चीजें समझ जाएंगे। जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, ग्राम, लीटर, डेसी, सेंटी और मिली। अब देखिए, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, मीटर,
ग्राम, लीटर, यानी इसको 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे ही पढ़ सकते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, लीटर भी ऐसे कर सकते हैं। अब जब हमको चेंज करना होता है, आप अक्सर भूल जाते हो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो अगर राइट साइड में आप चलेंगे, यानी किलोमीटर से हेक्टो बनाना है, किलो से डेका बनाना है, अगर गैप नहीं हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो से हेक्टो बनाना 10 से मल्टीप्लाई, और 1 का गैप हो रहा है, हर गैप में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ 10 का गैप हो रहा तो अब किलो से डेका बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। किलो से मीटर पे पहुंचना है तो देखो 3 जीरो, ठीक है, तो 1000 से। अगर राइट साइड में चलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में चलेंगे, मिली से आपको मीटर बनाना है, ठीक है, या मिली से सेंटी बनाना है तो 10 से डिवाइड, इधर चलेंगे 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके पास ढेर सारी यूनिट और उसकी मेजर करने के तरीके आ जाते हैं। अब आपसे मैं पूछूं 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप इस मेजरमेंट के तरीके को देख के बता सकते हैं 1000 मीटर। तो इस पे जो भी चीज़ें आएंगी आप कर लोगे। अच्छा, अगर आपको पढ़ना होगा स्केल लगा के कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो आपको पता है ना, आप स्केल को अपने से सीधे रखते हो, टेढ़ी नहीं रखेंगे, नहीं गलत दिखाएगा, और अपनी आँख को यहाँ पर पोजीशन करेंगे ना, टेढ़ा नहीं देखेंगे, नहीं तो सही दिखाएगा नहीं। ये तो हो गया सीधे केस के लिए। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे है, कर्व है, तो इसके आपके पास डिवाइडर रहता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उस डिवाइडर को रख करके आप नाप लेंगे। मान लो यहाँ पर डिवाइडर को रखा, इतनी दूरी आ गई, अब इतनी दूरी आप स्केल पे ले जाकर रख दो, स्केल जितनी दूरी दिखाएगा उतने ही आपकी कर्व लाइन या टेढ़ी मेढ़ी लाइन को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था मेजर करने का तरीका। हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना, और मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। मेजरमेंट के बाद अगली हेडिंग जो आपकी बुक में है, मेंशन है, वो है मोशन की। देखिए बुक में 2 हेडिंग है, मोशन भी है और रेस्ट भी है। तो रेस्ट और मोशन में पहले अंतर समझिए। कोई चीज़ रुकी हुई है तो रेस्ट कहलाती है, कोई चीज़ चल रही है तो मोशन कहलाती है। लेकिन एक दूसरी भी तरीका समझिए। अगर मान लो कि आप कहीं पर बैठ करके किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, और आप देख रहे हो किस चीज़ को, यहाँ पर कोई ट्री है, कोई यहाँ पर पेड़ है, आप उसको देख रहे हो, तो आपको पेड़ कैसा दिख रहा है, रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बीत रहा है, पेड़ रुका है। लेकिन अगर उसी पेड़ को आप ट्रेन से बैठ के जाओ और उसी पेड़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि पेड़ आपके साथ चल रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो पेड़ एक बार रुका हुआ था वही पेड़ एक बार चलता हुआ दिख रहा है, तो हम किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कहेंगे कि कोई चीज़ रुकी है तो वो रेस्ट में है, नहीं, बल्कि हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस लड़के के रिस्पेक्ट में देखेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर टाइम बढ़ने के साथ और लड़का जो देख रहा है उसके साथ अगर इस ट्री की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। अगर ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे मोशन में है। यही पेड़ जब लड़का बैठ के देख रहा था तो रुका हुआ था, तो हम कहेंगे पेड़ रेस्ट में है। लेकिन जब वो ट्रेन से जाके देख रहा था, पेड़ चल रहा, तो हम कहेंगे मोशन में है। तो डिफिनेशन निकलती है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में तब कहलाती है व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम विद रेस्पेक्ट ऑब्जर्वर। जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ ऑब्जर्वर के साथ ना चेंज हो तो वो रेस्ट में कहलाती है। और अगर उसकी पोजीशन, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी मोशन में कहलाती है इफ इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। अब मोशन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी एकदम सीधे लाइन पे चलती है तो उसके मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन और उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे चलती है तो उसको कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। और दोनों किसके पार्ट हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के पार्ट हैं।
दूसरा मोशन आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी किसी पथ पे रोटेट कर रही है तो उसके मोशन को कहेंगे रोटेशनरी मोशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आप लट्टू नचाते हो तो वो आपका कैसा है, रोटेशनरी मोशन है कि नहीं, रोटेट करती है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो ये कैसा मोशन है, रोटेशनरी मोशन है। ठीक है, फैन रोटेट करता है, ये कैसा मोशन है, रोटेटरी मोशन है। थर्ड में हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर कोई बॉडी अपने पथ को रिपीट करती है तो उसके मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है लेकिन अपने पथ को रिपीट करती है, बार बार चक्कर लगाती है। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक में पहले घड़ी आती थी, पेंडुलम क्लॉक अब भी आती है, उसमें पेंडुलम होता है, वो बार बार अपने पथ को रिपीट करता है, तो वो कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन। और रिपीट ना करे तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन होगा। और देखो इसी से मिलता जुलता एक है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है, एक बॉडी होती है जो टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे अपने मोशन को कंटिन्यू करती है। ठीक है, जैसे यही एग्जाम्पल पेंडुलम क्लॉक में आप देखा होगा, आगे जाती है पीछे आती है, आगे जाती है, जैसे झूला झूलते हो, झूला आगे जाता है पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, तो ये आपका कौन सा मोशन कहलाएगा, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही प्रकार का मोशन दिखाए, हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार का मोशन भी दिखाए। जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, अर्थ सन के चारों तरफ भी रोटेट करती है। ठीक है, तो मोशन जो अर्थ का है एक बार रोटेशनल मोशन भी करती है अर्थ, और रिवोल्यूशनल मोशन भी करती है, यानी पीरियोडिक मोशन भी करती है। जैसे एक लट्टू को आप नचाते हो तो वो रोटेट भी करता है ना, और अपने रोटेट भी करता है और साथ ही साथ अपने पथ को रिपीट भी करता है, तो पीरियोडिक मोशन भी कहलाएगा वो, और रोटेटरी मोशन भी कहलाएगा, है ना। इस तरीके से मोशन कंप्लीट हो जाता है। अगली टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री क्या है, आपको पता है कि शुरुआती दिनों में कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई एरोप्लेन नहीं होता था, लोग पैदल सफ़र करते थे। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना दिया। जब भाप का इंजन बन गया, स्टीम इंजन, तो लोगों को एक बहुत ही आसानी हो गई। 1769 में ये काम हुआ था स्टीम इंजन बनने का, जेम्स वाट ने बनाया था। तो जब स्टीम इंजन बन गया तो ट्रेन चलने लगी, फिर धीरे धीरे राइट ब्रदर्स शायद नाम है उनका, जिन्होंने एरोप्लेन बना दिया, एरोप्लेन बन गया। तो अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे आसानी शुरू हुई। यानी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको यही देखना है कि सबसे पहले जो एंशिएंट पीपल थे, जो हमारे अर्ली मैन थे, वो पैदल चलते थे। फिर उसके बाद से उन्होंने लकड़ी के काट बनाए और क्या कहते हैं, पहिए का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। फिर बुलक कार्ट और इस तरीके से चलना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे 1769 में जेम्स वाट ने जब स्टीम इंजन बनाया तो उसके बाद से आसानियाँ ही आसानियाँ हो गई। फिर आपको पता ही होगा कि हर चीज़ बनती ही गई। आज के दौर में आपको कहीं भी जाना है तो बहुत तेज़ी से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो।